हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसटीडी डीपली चैनल में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 संसाधन एवं विकास के बारे में। तो इसके टोटल 2 पार्ट्स होंगे एंड पहले पार्ट में तो हम आधा चैप्टर कवर करेंगे एंड सेकंड पार्ट में पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। इतनी लंबी डिफिनीशन समझ में आएगा क्या? बस हम लोग को इतना समझ में आएगा कि प्राकृतिक में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है वह एक संसाधन है। और इसके आगे भी याद करना बहुत ज़रूरी है, वरना इस संसाधन की जो परिभाषा है वो अधूरी रह जाएगी। देखो, जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, अगर कोई ऐसी वस्तु जो हमारी आवश्यकता पूर्ति कर सकती है, जैसे कोयला हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, इसलिए वह एक संसाधन है। लेकिन अगर जो उसको निकाला ही ना जा सकता तो क्या वो संसाधन होती? नहीं होती। अगर उसे नहीं निकाला जा सकता, वो जहाँ है, एक मान लो चट्टान के नीचे है, वो वहीं के वहीं रह जाती है, नहीं निकाला जाता, तो वो एक संसाधन नहीं है। कोयला संसाधन क्यों है? क्योंकि उसे निकाला जा सकता है, हम यूज में ला सकते हैं। तो जिसको निकालने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य, मतलब अगर जो हम निकालते हैं उस संसाधन को, तो निकालने पर कितने पैसे खर्च होते हैं। मान लो हमने उसको निकालने के लिए लगाया 10 रुपये और जब हम निकाले उसको फिर बेचे तो उससे लाभ मिला हमें 2 रुपये का, तो इससे हमारा प्रॉफिट नहीं, लॉस होगा। तो ये तब भी यह संसाधन नहीं है। और सांस्कृतिक रूप से मान लो वो संसाधन कहीं ऐसी जगह पर हो, जैसे गिरजाघर के नीचे, मंदिर मस्जिद किसी चीज़ के नीचे हो, उस मंदिर के नीचे दफन हो, मतलब कहीं हो, तो क्या उसे कोई खोदेगा? मंदिर को तोड़ के कोई वो संसाधन निकालेगा? नहीं निकालेगा, क्योंकि ये धार्मिक जो लोग हैं वो इसे नहीं निकालने देंगे। तो यही है कि सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, संस्कृति हमारी मान करे, तब वह एक संसाधन है। तो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कोयला हो गया, लोहा हो गया, ये सब एक संसाधन है। क्यों है? क्योंकि भाई ये हमारे यूज़ में आती है, हमारे आवश्यकता को पूर्ति करती है, आर्थिक रूप से संभाव। इसे निकालते हैं तो कम पैसे में निकालते हैं, ज़्यादा पैसे में बेचते हैं, मतलब ज़्यादा पैसों का लाभ होता है। आर्थिक रूप से संभाव, सांस्कृतिक रूप से मान्य। अब ऐसा भी नहीं है कि इसे निकालें तो 10 लोग आके रोक दें कि भैया नहीं निकाल सकते, तुम निकाल सकते हो ना, तो भी तब जाकर ये एक संसाधन है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तु आगे देख रहे हैं यार, 2 मिनट की रूपांतर प्रक्रिया प्राकृतिक, प्रौद्योगिकी और संस्थानों के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में निहित है। तो इतना लंबा क्या मतलब समझ में आएगा क्या? ऐसे पढ़ने पर नहीं समझ में आएगा, लेकिन हम समझाएंगे आपको, डोंट वरी। देखो, कोई चीज़ संसाधन कैसे बनती है? कोयला, मान लो कोयला तो चलो, सोना मान लो, सोना नेचुरल, जब पहले जब सोना मिलता है तो क्या हमें डायरेक्ट ज़मीन से अंगूठी मिलती है? डायरेक्ट ज़मीन से हम जब खोदते हैं तो हमें डायरेक्ट हार मिल जाता है? हार थोड़ी मिलता है, हमें कच्चा सोना मिलता है, नेचुरल वाला सोना। फिर उसका क्या होता है? रूपांतरण प्रक्रिया होती है। कैसे रूपांतरण प्रक्रिया होती है? वो जो पहले सोना मिला है वो प्राकृतिक था, लेकिन बाद में हम लोग टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में जाता है, कहीं उद्योगों में जाता है, फिर वहाँ पे टेक्नोलॉजी से उसको हार बनाया जाता है, आभूषण बनाया जाता है, तब लोग उसका यूज़ करते हैं। इसीलिए लिखा है में पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में निहित है। इस लाइन का अर्थ तो यही है। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्राकृतिक के साथ क्रिया करता है। टेक्नोलॉजी, देखो हम लोग क्या, संसाधन कैसे बनता है? संसाधन हो सकता है कि पहले जो हमें मिले, पहले हमें सोना मिला था, वो भी हो सकता है हमारे लिए तब यूज में ना हो। तब आभूषण हम लोग डायरेक्ट आभूषण थोड़ी पाते हैं, हम लोग सोना पाते हैं। मानव क्या करता है? उसको आभूषण में परिवर्तित करता है, फिर हम लोग उसका यूज करते हैं, तब वो हमारे संसाधन बन जाती है। तो वही लिखा है, प्रौद्योगिकी द्वारा प्राकृतिक के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। हम लोग उद्योगों का निर्माण करते हैं ताकि वहाँ पे जा करके इसका क्या कर सके? रूपांतरण प्रक्रिया कर सके।
क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधन को प्राकृतिक का उपहार समझते हैं? क्योंकि बहुत से लोग तो यही समझते हैं कि संसाधन प्राकृतिक का उपहार है, फ्री में है, इसे लूट लो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी बोल रही भाई ऐसा नहीं है। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। मानव स्वयं संसाधन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम लोग संसाधन हैं, क्यों है? हम लोग ही संसाधन बना दे तो हम लोग तो संसाधन हुए। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करते हैं, देखो वही लिखा है सेम, तथा उन्हें प्रयोग करते हैं, और हम लोग ही, मानव ही उसको संसाधन बनाता है और मानव ही उसका उपयोग करता है। इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन देखो, जैव अजैव। जैव जिसमें जीवन हो, जो सजीवों से प्राप्ति होती है। अजैव जिन संसाधनों की प्राप्ति निर्जीव वस्तुओं से होती है। और फिर जिसका उत्पत्ति हुआ है वो समाप्त भी होगा। तो उत्पत्ति के आधार पर एक हुआ, दूसरा हुआ समाप्ति के आधार पर। इसमें भी दो प्रकार है, नवीकरणीय, नवी बलम नया, करणीय मतलब करने योग्य, नवीकरण और योग्य, और अनवीकरण जो नया नहीं हो सकता। अभी डिटेल में बताएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर चार है। देखो, व्यक्तिगत किसी का पर्सनल हो, सामुदायिक समुदाय का हो, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। देखो, राष्ट्रीय देश में उपस्थित सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन हैं, और अंतर्राष्ट्रीय विकास के स्तर के आधार पर भी हैं। संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष। अभी इनका सारा डिटेल अभी नीचे एनसीईआरटी में दिया गया है, तो अभी हम समझाएंगे। तो यहाँ पे संसाधन का वर्गीकरण किया गया है। संसाधन फिर प्राकृतिक है, एक मानवीय है। संसाधन क्या हो सकता है? प्राकृतिक भी हो सकता है वो संसाधन प्राकृतिक में पाए गए हों, हो सकता है मानव ने बनाया हो। तो संरचना मानवीय, देखिए संरचनाएं और संस्थाएं, मानव मात्रा, गुणवत्ता, ये इतना जरूरी नहीं है, लेकिन ये प्राकृतिक वाला जरूरी है। नवीकरणीय जो नया हो सकता है। नवी देखो नाम से ही समझ जाओ, नवी मतलब नया, करण मतलब करणीय योग्य, नया करने योग्य। अनवीकरणीय जो नया नहीं हो सकता। और देखिए नवीकरणीय में दो आते हैं, सतत अथवा प्रवाह, जो लगातार होते रहते हैं। जैसे पवन ऊर्जा चलती रहती है, सतत चलती रहती है, तो वो सतत हो गया। जल देखो, जल ज्वार भाटा आता रहता है तो सतत हो गया। और जैव, जैव देखो प्राकृतिक वनस्पति, अगर हम एक पेड़ मान लो काट दें, फिर दूसरा पेड़ का कभी नहीं आता है दूसरा पेड़, इसलिए ये जैव है। वन्य जीव, एक जब जीव मर जाता है तो दूसरा जीव का जन्म नहीं होता क्या? होता है। तो वही अब अनवीकरणीय में भी दो पार्ट हैं, पुनः चक्रीय, अचक्रीय। पुनः चक्रीय जैसे धातु है, अंगूठी आपकी मान लो सोने की खराब हो गई तो फेंक दो, देते हो उसे, क्या सुनार को देते हो, जाते हो नया लेते हो। सुनार क्या करता है? उसे देता है फैक्ट्री में, उसका चक्रीय होता है, फिर से नया अंगूठी बनता है एंड उसको फिर से बेचते हैं। तो उसे कहते हैं पुनः चक्रीय। अचक्रीय जिसको भाई चक्रीय नहीं कर सकते, एक बार यूज करोगे खत्म तो खत्म। जैसे हम लोग बाइक में अपने पेट्रोल डलवाते हैं, तो एक बार पेट्रोल क्या ऐसा होता है कि पेट्रोल यूज़ किए तो पेट्रोल थोड़ा सा कहीं बचा तो उसको हम चक्रीय कर दिए पेट्रोल के पास कि भाई लो ये चक्रीय करो, मतलब दोबारा इसका पेट्रोल हमें निकाल के दो। ऐसा नहीं है, वो एक बार यूज़ किए खत्म तो खत्म। एंड संसाधनों के प्रकार जो हम अभी बताए थे, वो संसाधनों के प्रकार अभी दिया गया है नीचे। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर भी संसाधन है। जैव संसाधन, देखो अभी संसाधनों के प्रकार ये सब कुछ याद रखो। उत्पत्ति के आधार पर कितने हैं, समाप्ति के आधार पर कितने हैं, ये सब याद रखो। अगर यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो याद रखो, जरूरी है। उत्पत्ति के आधार पर देखो जैव संसाधन, इन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है। जीव मंडल जिसमें देखो ये जो संसाधन है वो सजीव हैं, इनमें जान तो जरूर है, मतलब सजीव हैं। जीव मंडल में जो चीजें होती हैं वो सजीव ही होती हैं, जीव मंडल से होती है, और इनमें जीवन व्याप्त है। मतलब कोई जरूरी नहीं कि सारी चीजें सजीव ही हों, लेकिन इनमें जीवन व्याप्त है। मेन चीज जीवन या व्याप्त है, ये याद रखना जरूरी है। जीवन व्याप्त है, जैसे मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि। अजैव संसाधन, वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण चट्टानें और धातुएं, इजी है भाई। समाप्ति के आधार पर नवीकरण
नवीकरण योग संसाधन। अब ये नवीकरण योग ये बहुत बार आएगा। ये कहाँ आएगा? ये इकोनॉमिक्स में आएगा, ये साइंस में आएगा, एंड ये शायद भूगोल तो हम पढ़ ही रहे हैं, एंड एक चीज़ में कहीं और आता है, वो हमें अभी उतना रिमेम्बर नहीं है। नवीकरणीय योग संसाधन ये किस आधार पर है? समाप्यता के आधार पर। समाप्यता के आधार पर दो प्रकार के संसाधन हैं, एक नवीकरणीय योग संसाधन, एक अनवीकरणीय योग संसाधन। नवीकरणीय, नवी मतलब नया, करण मतलब करने, योग मतलब योग। जो संसाधन नए करने योग है उन्हें नवीकरणीय योग संसाधन कहते हैं। संसाधन हम बताए थे जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, जो आर्थिक रूप से संभाव्य, सांस्कृतिक रूप से मान्य है, संसाधन है। तो वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें नवीकरणीय योग अथवा पुनः पूर्ति योग संसाधन कहा जाता है। तो देखो, कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिन्हें अगर हम टेक्नोलॉजी से, भौतिक या रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा, केमिकल रिएक्शन से या यांत्रिक मशीन से नया कर सकते हैं। जैसे सौर ऊर्जा ले लो, सोलर पैनल ले लो। सोलर पैनल क्या है? एक यांत्रिक चीज है, मशीन है ना, एक प्रकार की मशीन ही तो है। ये क्या करता है? सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को एक बार यूज हुआ, फिर बदला, फिर सूर्य का ऊर्जा जो सौर ऊर्जा है वो तो हमेशा रहेगी ही, कभी खत्म नहीं होने वाली। कि कभी खत्म हो जाएगी? नहीं खत्म होने वाली भाई। हाँ, ये बात अलग है कि रात में नहीं रहता, लेकिन फिर सुबह होती है, फिर पूर्ति हो जाती है, इसलिए इसे कहते हैं नवीकरणीय योग संसाधन। सौर ऊर्जा क्या है? एक नवीकरणीय योग संसाधन। और सोलर पैनल क्या है? सोलर पैनल वो यांत्रिक चीज है जो इसको नवीकृत करती रहती है, इसलिए ये लिखा है कि जिन्हें भौतिक यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पूरा नवीकृत किया जा सके। अब ऐसे ही जल है, जल बारिश होती रहती है, जल की पूर्ति होती रहती है। वन और वन्य जीव भी ऐसे ही हैं। वन एक बार मान लो एक वृक्ष को काटे, दोबारा जमाया उधर। वन्य जीव, जीवन, तो ऐसे ही उदाहरण है। अब मानव भी है, मानव एक बार डेथ हुई तो दोबारा दूसरा मानव आया। तो इन संसाधनों को सतत अथवा प्रवाह संसाधन में विभाजित किया गया है। सतत अथवा प्रवाह जो लगातार चलते रहे, लगातार चलते ही रहे। जैसे सतत वाले में क्या बताते हैं, देखो सतत वाले में ये वायु ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा, तो ऐसे ही हैं। और वो वाला भी वृक्ष अभी बताए थे, ये सतत प्रवाह संसाधन, इसके बारे में बता चुके हैं। अब अनवीकरणीय योग संसाधन, मतलब नहीं, नवी इसका उल्टा, जो नए नहीं किए जा सकते। इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। और अभी एक दिमाग लगाओ कि अगर हम ये कह दें कि जो कभी बन ही नहीं सकते, तो मान लो कोयला का कभी बना ही नहीं था, वो अचानक से प्रकट हुआ है, बना है, लेकिन भाई बहुत टाइम लगा है, बहुत ज़्यादा ही टाइम लगा है। अगर हम ये सोचें कि हम आज कोयला यूज़ कर रहे हैं, बस कुछ 10-20 साल में दूसरा कोयला बन जाएगा पृथ्वी के नीचे दबने से, तो ऐसा नहीं होने वाला। पता नहीं कितनी पीढ़ियां बीत जाएंगी, तब जाके आज का दबा हुआ कोई चीज़ जाके फ्यूचर में कोयला बने। तो ऐसा नहीं है कि नवी कभी बनेगा नहीं, लेकिन बनता है, लेकिन बहुत स्लो प्रोसेस होती है। तो इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। देखो भू मतलब जमीन, पृथ्वी के नीचे कुछ ऐसे वैज्ञानिक कार्य होते हैं, साइंटिफिक ऐसे रिएक्शंस होते रहते हैं, जिनसे जाकर एक ऐसा अनवीकरणीय योग संसाधन बनता है। जैसे कोयला हो गया, जीवाश्म ईंधन हो गया, ये सब पृथ्वी के नीचे दबे हुए थे, तब जाकर के बहुत साल लगे, तब ये जाकर के एक संसाधन बने। आज हम उनका यूज भी कर रहे हैं, और जैसे यूज कर रहे हैं वैसे तो ये खत्म हो जाएंगे जल्दी ही, 50 साल में। खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों का उदाहरण है। देखो बताए थे हम, आ गया। इनके बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। इनमें से कुछ संसाधन जैसे धातुएं पुनः चक्रीय बताए थे। अंगूठी, कोई भी ज्वेलरी ले लो, ज्वेलरी खराब होती है, क्या हम लोग ऐसे फेंक देते हैं कि अब फेंक देंगे, हम इसे नहीं पहनेंगे? देकर आते हैं सुनार को, वो जाता है फैक्ट्री में पकड़ा देता है, वो लोग दोबारा चक्रीय करते हैं, साइकिल करते हैं, रिसाइकिल करके कोई और आभूषण बना देते हैं। तो वही चीज़ है कि पुनः चक्रीय, धातुएं पुनः चक्रीय हैं। और कुछ संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन अचक्रीय हैं, इसे भी बता चुके हैं। वह एक बार प्रयोग होने के साथ ही खत्म हो जाती है। बाइक में पेट्रोल डलाते हैं, उसके बाद पेट्रोल कहाँ, टंकी में से पेट्रोल कहाँ गायब हो जाती है? क्योंकि वो खत्म हो जाती है। व्यक्तिगत, अब स्वामित्व के आधार पर आ गया। स्वामित्व,
देखो भाई, स्वामित्व किसका है, वो संसाधन किसका है, हमारा है या इस सबका है, इस समुदाय में सबका है, या इस सरकार का है, या उसके ऊपर लेवल अंतरराष्ट्रीय सरकार का है। तो अभी देखते हैं क्या है। व्यक्तिगत संसाधन, व्यक्तिगत मतलब एक व्यक्ति का संसाधन निजी व्यक्ति के स्वामित्व में भी होते हैं। हाँ होते हैं भाई, आपके हाथ में जो फोन है हो सकता है वो आपका ही हो, हमारे हाथ में है वो हमारा है। हमारा फोन कोई लेगा तो हम लेने नहीं देंगे जब तक हमारी मर्जी नहीं होगी। बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि होती है। देखो, बहुत से किसानों को सरकार भूमि देती है, लीजिए आप खेती करिए, ये आपकी जमीन है, उसके बदले हमें कुछ कर दीजिए थोड़ा। तो जिसके बदले वे सरकार को लगान चुकाते हैं, लगान मतलब कर, वही लगान चुकाते हैं। गांव में बहुत से लोग भूमि के स्वामी भी होते हैं, हाँ वो तो है ही, और बहुत से लोग भूमिहीन होते हैं, बहुत से लोगों के पास भूमि होती ही नहीं है। शहरों में लोग भूखंड, घरों व अन्य जायदाद के मालिक होते हैं। जायदाद मतलब वही जमीन या फिर और कुछ घर वर हो गया। बाग, चारागाह, तालाब और कुओं का जल आदि संसाधन के निजी स्वामित्व में कुछ उदाहरण हैं। भाई हो सकता है बाग किसी का पर्सनल हो, चारागाह किसी का पर्सनल हो सकता है, किसी का खुद का हो, तालाब भी किसी का खुद का हो सकता है वो आपको वहां पे पानी ना पीने दे। कुआं भी हो सकता है पर्सनल हो किसी का, तो वही व्यक्तिगत। जैसे तालाब, चारागाह ये सब सामुदायिक में भी हो सकते हैं, उदाहरण है। अपने परिवार के संसाधनों की एक सूची तैयार कीजिए, तैयार करो भाई, लिखो बैठ के एक तो छोड़ो को दे देना उसको। हाँ, तो सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, सामुदायिक अरे नाम से ही पता चल गया, समुदाय का है, पूरा समुदाय का है। ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं, सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं। मान लो हम इस समुदाय में, हम एक गांव में हैं अभी, तो इस गांव में कुछ ऐसी चीज तो है नहीं जो सामुदायिक हो, खैर कोई सरकार ऐसा कोई काम ही नहीं कराई है, हम क्या उधार दें अपने गांव का, तो रहने दो। ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं। गांव की समिलात भूमि, चारण भूमि, शमशान भूमि, तालाब इत्यादि। देखो, तालाब में हो सकता है, सामुदायिक भी हो सकता है। सामुदायिक होता है तो सब लोग जाते हैं उसमें, अपनी गायों को पानी पिलाते हैं, नहलाते हैं और खुद भी नहाते हैं। हम तो कभी नहीं नहाए खैर, इत्यादि। नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक पार्क, देखो सार्वजनिक पार्क क्या होता है, सब लोग जाते हैं, टहलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। किसी का पर्सनल थोड़ी होता है कि हाँ वही इंसान जाएगा। पिकनिक स्थल, अब पिकनिक स्थल तो काफी अच्छा उदाहरण मिल गया। पिकनिक स्थल पे भाई हर कोई जाता है, आराम से टहलता है, घूमता है। हम लोग भी चाहे तो चले जाएं, हम लोग भी जा सकते हैं, आराम से टहले घूमे पिकनिक स्थल पे, कोई रोकेगा नहीं, रोक सकता। खेल के मैदान वहां रहने वाले सभी लोगों के लिए उपलब्ध हैं। तो आप समझ गए होंगे आई थिंक। राष्ट्रीय संसाधन, तो भाई देश में मतलब सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन है। अगर आप नल खोद रहे हो लेकिन गलती से आपके पानी का जगह तेल निकल आया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप माला माल हो गए। जिस दिन सरकार को पता चला आपका घर भी गया और वो तेल भी गया, हाँ बदले में आपको सरकार मुआवजा देगी, वो बात अलग है। राष्ट्रीय संसाधन, तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन है, बताए थे हम। देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधन को भी आम जनता के हित में अधिग्रहित कर सकती है। अच्छा, कभी कभी रोड्स बनते हैं सड़क पे रोड्स बनते हैं, नहीं सड़क पे साइड में रोड्स बनते हैं। मान लो 2 लेन वाली सड़क थी, अभी 4 लेन वाली सड़क बनानी है, तो क्या करेंगे, जो उसके आसपास में जो आएंगे, जो मान लो हम एक अभी पेन का यूज कर रहे हैं, अभी ये है 2 लेन वाली सड़क, और ये क्या है, ये घर वर बने हुए हैं, ये सब घर वर हैं बढ़िया बढ़िया, ये और अभी क्या हुआ, सरकार ने कहा भाई इसको 4 लेन करो। तो 4 लेन करने के चक्कर में इधर रुक जाओ, हम 4 लेन में थोड़ा और कलर यूज कर सकते हैं। हाँ, ये इधर 4 लेन हो गई, 4 लेन। तब ये जो फालतू में आया ना, इसको उड़ा देंगे ये लोग, तोड़ फोड़ देंगे, यहाँ से सड़क जरूर निकालेंगे, लेकिन इन लोगों का घर तोड़ फोड़ देंगे, वो बात अलग है। ऐसा क्यों तोड़ फोड़ दिए, क्योंकि ये तो हम गोद दिए यार। हाँ, क्यों किए ऐसा, ये ऐसा इसलिए किए क्योंकि भाई
ये क्यों कर सके? क्योंकि ये राष्ट्रीय संसाधन थे ना। सरकार चाहे तो वो ऐसा कर सकती है, क्योंकि देश में मतलब सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन हैं। तो कहाँ थे हम लोग? देश की सरकार को कानूनी अधिकार है, हाँ, कि वह व्यक्तिगत संसाधन को आम जनता के हित में अधिकृत कर सकते हो सकता है कि अगर आप बढ़िया स्कूल खोले, बहुत बढ़िया चल रहा है, तो सरकार चाहे तो आपका स्कूल सरकारी कर सकती है, कर सकती है। आपने देखा होगा कि सड़क, ये हम अभी बताए थे वही आ गया। आपने देखा होगा कि सड़कें, नहरें और रेल लाइन व्यक्तिगत स्वामित्व के वाले खेतों में बनी हुई हैं। हाँ, जिससे कभी कभी रेल लाइन क्या होती है कि आपके खेत में से निकाली जा सकती है, अगर वो चाह ले सरकार तो। वो बात अलग है कि आपको मुआवजा देगी उसके लिए। क्यों करती है सरकार ऐसा? ताकि भाई लोगों को लाभ हो, इसीलिए तो करती है। शहरी विकास प्राधिकरणों को सरकार ने भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया हुआ है। शहरी विकास प्राधिकरण जो है रोड बनाते रहते हैं, ये सब काम हम करते रहते हैं, नहरों का निर्माण को सरकार ने अधिकार दिया है कि आप किसी की भूमि भी, किसी के भी भूमि को अपने हित में अधिग्रहण कर सकते हो, ले सकते हो, लेकिन मुआवजा देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ले लो बस। सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन्य जीव, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि। अब देखो ये लाइन हो सकता है ना समझ में आए, राजनीतिक सीमाओं के अंदर, ये जो राजनीतिक सीमा जो हमारा देश है ना, उस देश का जो बॉर्डर है उसके अंदर की सारी भूमि और 12 समुद्री मील 22.2 किलोमीटर तक महासागरीय क्षेत्र, भूमि, भागीय समुद्र व इसमें पाए जाने वाले संसाधनों की राष्ट्र की संपदा है। देखो समुद्र, रुक जाओ हम समझा रहे हैं, फिर से पेन ले रहे हैं, पेन। ये यहाँ पे समुद्र है, मान लो समुद्र है, और ये समुद्र का बॉर्डर है, समुद्र, और यहाँ से 22 किलोमीटर तक क्या है, किसका अधिकार है? इन सब पर भी किसका अधिकार है? राष्ट्रीय अधिकार है। समुद्र से इतने 22 किलोमीटर तक, इधर 22 किलोमीटर तक राष्ट्रीय अधिकार है, सरकार का अधिकार है हमारे। और इसके बाहर अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का अधिकार है। अभी आएगा वो भी। तो पेन से भी समझा दिए, वैसे पेन नहीं है, हम पेन खरीदने वाले हैं, डोंट वरी। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें, सपोर्ट प्लीज। हाँ, तो हम कहाँ पहुँचे थे? शहरी विकास प्राधिकरण में भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया हुआ है। सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन और वन्य जीव राजनीतिक सीमाओं के अंदर। तो ये सब पढ़ लेना, हम अच्छे से समझा दिए कि समुद्र से 12 किलोमीटर दूरी तक किसका अधिकार है? सरकार का ही। वो राष्ट्रीय संसाधन में ही आएंगे। समुद्र से आप ऐसे कुछ पट्टी रखो, नापो 12 किलोमीटर तक, 12 समुद्री मील तक, तो वहां तक भी राष्ट्रीय अधिकार है सरकार का। उससे आगे अंतरराष्ट्रीय लोगों का अधिकार है, अभी आएगा वो भी। अंतरराष्ट्रीय संसाधन, कुछ अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं इन संसाधनों पर नियंत्रण रखती हैं। अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं होती हैं, WTO हो गई, अरे अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं होती है ना, वो लोग इस पर नियंत्रण रखती है। अंतरराष्ट्रीय मतलब जो पूरे देश से भी ज्यादा, एक पर्सन, कई देशों की संस्थाएं जब एक साथ मिलकर एक संस्था बनाती है, वो इस पर नियंत्रण रखती है। तटरेखा से 200 समुद्री मील की दूरी पर। देखो जहां तक राष्ट्रीय अधिकार था, तो एक लेवल आ गया जहां पर भाई उसके बाहर किसी और का अधिकार हो गया। अरे लाओ पेन से समझा रहे, पेन वाली टेक्नोलॉजी है। ये मान लो ये कहाँ है? ये है यहाँ पे समुद्र स्टार्ट हो गया, ये है हमारा देश इंडिया, INDIA, थोड़ा गंदी राइटिंग है। फिर यहाँ से क्या कितना लिखा है? 200 समुद्री मील। तो यहाँ से ये यहाँ तक कितना है? 200 समुद्री मील, 200 समुद्री मील। यहाँ तक तो भाई हमारे देश का अधिकार है, लेकिन इसके आउट में यहाँ अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का अधिकार है। यहाँ पे हमारा देश जब तक अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से ऑर्डर नहीं लेगा, भाई यहाँ पे कुछ मिला, मान लो मैग्नीज मिल गया, कुछ भी मिल गया, तो जब तक हम लोग अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से नहीं पूछेंगे कि भैया हम ये निकाल सकते हैं कि नहीं, तब तक हम लोग नहीं निकाल सकते। अगर वो कहे कि हाँ निकालो, तो हम लोग जाएंगे यहाँ पे, यहाँ से कूदेंगे, यहाँ निकाल लेंगे आराम से, गोद दिए ज़्यादा। हाँ, तो यही है, आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो गया? देखो अभी आगे भी वही लिखा है, वही संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है। इन संसाधनों को अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग में नहीं लाया जा सकता। जो भी बताया था कि सहमति लेनी पड़ेगी कि भैया मैग्नीशियम निकाल लें, तो वो कहेंगे हाँ तो निकालो। क्या आप जानते हैं
फिर क्या आप जानते हैं कि भारत के पास अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र में दूर अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से दूर हिंद महासागर की तलहटी में मैंगनीज ग्रंथियों का खनन करने का अधिकार है। कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की पहचान करें। देखो, ये भारत को अधिकार दिया गया है कि वो जो हिंद महासागर में ना, वो उस लेवल तक जा सकती है जहां अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों का अधिकार है, वहां पर भारत चाहे तो मैंगनीज निकाल सकता है, उसका अधिकार है भारत का। आगे बढ़ते हैं विकास के स्तर के आधार पर। अब आ गया विकास के स्तर के आधार पर संभावी संसाधन। संभावी, देखो नाम सब समझा देंगे। संभावी मतलब संभावना, संभावना जहां संभावना है कि हाँ यूज में फ्यूचर में आएगा, लेकिन अभी यूज नहीं है भाई, बस संभावना है, बस और कुछ नहीं। संभावी संसाधन, यह वे संसाधन है जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है। बताए थे संभावना है कि हाँ भैया उपयोग कर, बस ये संभावना ही है, उपयोग हो ही नहीं रहा, परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है। उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिमी भाग विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है परंतु सही ढंग से उपयोग नहीं किया गया है। देखो, ये जो राजस्थान में हम जानते हैं बहुत गर्मी पड़ती है, बहुत गर्मी भैया, रेते रेत है वहाँ पे, पानी मिलता ही नहीं है, और क्या है वहाँ पे हवा भी बहुत चलती है। तो वहाँ पर अगर हम लोग सोलर पैनल जाके लगा दें और वो क्या लगा दें जो आता है ना पंखा की तरह आता है, पवन चक्की लगा दें, पवन चक्की बोलते हैं हाँ, उससे विद्युत बनाएं, हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं, लेकिन यूज नहीं हुआ। पवन चक्की का ज़्यादा उपयोग हो रहा है तमिलनाडु में, तो वही मतलब ज़्यादा उपयोग वहाँ होना चाहिए था, तो विकास नहीं हुआ है। तो संभावी संसाधन में कोई कंफ्यूजन मत रखना, नाम से ही याद रखो, संभावी मतलब संभावना है, अभी यूज नहीं हुआ है। एंड आगे देखते हैं विकसित। भैया विकसित हो चुके, इसका आराम से उपयोग हो रहा है, ये बढ़िया विकसित हो गए हैं। वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है। सर्वेक्षण मतलब हम लोग क्या जैसे कहते नहीं कि जनसंख्या का सर्वेक्षण करना है हम लोग को, सर्वेक्षण सर्वेक्षण मतलब क्या कहते हैं यार, थोड़ा हम भूल गए। सर्वेक्षण समझ जाओ, जैसे जनसंख्या का सर्वेक्षण करते हैं, क्लास एक कक्षा में सभी विद्यार्थियों का सर्वेक्षण करते हैं, कितना नंबर आया। तो जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, जिनके उपयोग की गुणवत्ता कि हाँ इतने दिन तक इनकी गुणवत्ता अच्छी रहेगी, इतने सालों तक, इसके बाद ये बेकार हो जाएंगे। और मात्रा भी निश्चित है कि भाई इतने दिन तक यूज होगा, इसके बाद खत्म, मात्रा निर्धारित की जा चुकी है। वे विकसित संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उनकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है। भाई कैसे संसाधनों का विकास कैसे होगा? जब तक टेक्नोलॉजी होगी। अगर टेक्नोलॉजी नहीं है तो कहाँ संसाधन निकाल ही नहीं पाओगे, और अगर सही टेक्नोलॉजी नहीं है तो हम लोग उतना लाभ नहीं कमा पाएंगे। आज देखते हैं कि भारत अभी भी संसाधन में बहुत है, भारत में संसाधन बहुत है, लेकिन अभी भी दूसरे देशों से पीछे है। क्यों पीछे है? क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं है ना, उतनी अच्छी है, लेकिन उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। और उसकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है कि कितनी संभावना कितना है। भंडार करने की कहा भैया, ज्ञान का भंडार रखे हैं ऐसा ना, भंडार तो वही भंडार। पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। देखो संसाधन की परिभाषा ही कहीं ना कहीं इसमें लिखी हुई है। वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, जिनको निकालने के प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। लेकिन यहाँ जो दूसरा लाइन है ना, जिनको निकालने के प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, वो है ही नहीं। जिनको निकालने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध नहीं है, देखो अभी लिखा है इसमें, परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव से उसकी पहुंच से बाहर है, प्रौद्योगिकी नहीं है, आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं। मान लो जैसे हो गया H2O हाइड्रोजन। हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन किस में यूज होता है, हाइड्रोजन हवाई जहाज में यूज होता है ईंधन के रूप में। हम लोग चाहे तो पानी से हाइड्रोजन निकाल सकते हैं और ऑक्सीजन भी निकाल सकते हैं, और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस कर लेंगे। लेकिन ये टेक्नोलॉजी से बाहर है। वैसे हमको कहा इतना आता है क्योंकि हम NCERT रट लिए, इतना पढ़े हैं कि पढ़ा रहे हैं बैठ के। तो हम NCERT एक्सपर्ट इंसान है। डोंट वरी, आप NCERT एक्सपर्ट इंसान से पढ़ रहे हैं। हाँ तो पढ़ा रहे हैं भाई, चिल्ला के गला खराब हो गया मेरा। परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उनकी पहुंच से बाहर है, भंडार में शामिल है। इसलिए भंडार में शामिल है कि बस ये भंडार है, इस भंडार को खोलेंगे तो भैया बहुत कुछ निकलेगा, लेकिन है ही नहीं टेक्नोलॉजी।
उदाहरण के लिए जल दो गैसों, अभी बताए थे, उदाहरण हमें पहले से रटा हुआ है। दो गैसों, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का यौगिक है, हाइड्रोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है, परंतु इस उद्देश्य से इसका प्रयोग करने के लिए उसके पास उन्नत तकनीक ज्ञान नहीं है। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि क्यों हो सकता है ना, हाइड्रोजन अलग काहे नहीं हो सकता। देखो, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को अलग करने में हो सकता है कोई ऐसी टेक्नोलॉजी, रासायनिक प्रक्रिया हो भी, तो वो काफ़ी महंगी होगी, वो सस्ती नहीं इतनी। और पेड़ जो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं, उनमें यह प्रक्रिया होती है फोटोसिंथेसिस में। संचित कोश, अब संचित कोश ये भंडार का हिस्सा है। हाँ, ये लिखा है, हम बिना देखे बता रहे थे। इनके उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इनका उपयोग आरंभ नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ, अभी हम बता रहे। देखो, इसलिए नहीं हुआ ताकि फ्यूचर में अगर हमारे आने वाली पीढ़ियों को कोई ज़रूरत पड़े, मान लो अचानक से संसाधन खत्म हो जाए, उनका ज़रूरत पड़ गई, तो क्या वो लोग यूज़ करेंगे। इसीलिए भाई इसको रखा गया है, संचित करके रखा गया अच्छे से, कि फ्यूचर में यूज़ करेंगे आराम से, अभी रहने दो। तो ये भंडार का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि भाई उसी तरह ये भी है, लेकिन इनके पास डिफरेंस सिर्फ इतना, इनमें टेक्नोलॉजी है निकालने की, लेकिन फिर भी इन्हें यूज़ नहीं किया गया ताकि फ्यूचर में बचा के रखा जाए। अभी बाद में वही लिखा होगा, इनका उपयोग आरंभ नहीं हुआ है, इनका उपयोग भविष्य में आवश्यकता पूर्ति के लिए किया गया है। नदियों के जल, अब उदाहरण है, नदियों के जल हो गया को विद्युत पैदा करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन परंतु वर्तमान समय में इनका उपयोग सीमित पैमाने पर ही हो रहा है। इस प्रकार बांधों में जल, वन आदि संचित कोश है। देखो, जल से अगर कोई भी ऊर्जा बन रही, कोई भी चीज बन रहा है जल से, कोई भी विद्युत बनता है जल से, तो सीमित पैमाने पर बन रहा है, बहुत ज्यादा नहीं बन रहा, जिनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। संसाधन का विकास, संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, क्या है, ये भी संसाधन है, ये जरूरी है ताकि हमारे जीवन यापन हो सके किसी तरह। उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है। फोन ना होता, फोन भी एक नया संसाधन है ना, एक संसाधन है, अगर ये ना होता तो हमारी जिंदगी का, हमारी लाइफ का जो जिस ढंग से हम जी रहे हैं मजे से, वो होता, गुणवत्ता जितनी अच्छी है वो होती ना होती। फोन आया एक नया संसाधन, इसलिए भाई संसाधन हमारी लाइफ की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी आवश्यक हैं। ऐसा विश्वास किया जाता था कि संसाधन प्राकृतिक की देन है। हाँ, ऐसा विश्वास किया जाता था। परिणाम स्वरूप क्या किया मानव ने, जब ऐसा सोचा तो उसने क्या किया, अंधाधुन उपयोग किया, कसके एकदम। हम लोग कैसे अंधाधुन किए, हम लोग आज भी क्या करते हैं, बिजली का पंखा चलता रहता है, हम लोग नहीं बंद करते, सोचते हैं क्या बिजली का बिल आएगा, हम लोग देते हैं, जब पैसा देते हैं काहे ना यूज़ करें। लाइट ऑन रहती है, हम लोग लाइट ऑन रखते हैं, सोचते हैं पैसा देते हैं काहे ना यूज़ करें। भाई इतना तो सोचो कि फ्यूचर में बचाना भी तो है, अरे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा लो। जिसके निम्नलिखित कुछ, इससे क्या हुआ, अंधाधुन उपयोग से क्या हुआ, कुछ समस्याएं पैदा हुई हैं। तो इन लाइनों को याद रखो, यूपी बोर्ड एग्जाम, मतलब कोई भी बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। एंड कंपटीशन वाले हो तो भाई कंपटीशन भी देखो, बढ़िया है, मतलब नॉलेज से मतलब रखो। व्यूअर्स, इस वीडियो के व्यूज में मत जाना, क्योंकि भाई बहुत कम लोग देखते हैं, वो बात अलग है, क्योंकि चैनल ही नया है तो काहे बहुत ज़्यादा लोग देखेंगे। तो वेब्स में मत जाना, बढ़िया आराम से पढ़ाई करो, नॉलेज पे जाओ, नॉलेज। एंड आप पढ़ रहे हो नॉलेज के लिए, बहुत ज़्यादा नंबर लाओ, लेकिन मेन फोकस नॉलेज होना चाहिए। तो हम समझा रहे हैं बढ़िया एकदम इंटरेस्टिंग तरीके से, डोंट वरी। जिससे निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा हुई, अंधाधुन एकदम आँख बंद करके खड़ उपयोग करते गए और समस्या पैदा हो गई। कुछ व्यक्तियों के लालच व संसाधन का ह्रास हुआ। संसाधन भाई, कुछ व्यक्ति बहुत ज़्यादा उपयोग कर लिए, संसाधन खत्म होने लगे, जल्दी खत्म होने लगे। जैसे बिजली वाला देख लो, हम उदाहरण दिए थे, हम लोग लालच करते हैं कि हमारा पैसा खर्च हो रहा है, हम काहे ना यूज़ करें। तब क्या हुआ भाई, कहीं ना कहीं तो कम हुआ इसका लेवल। तो वही है, संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं, जिससे समाज दो हिस्सों में, संसाधन संपन्न और संसाधनहीन, अर्थात अमीर और गरीब में बढ़ गया। जिसके पास भैया जो संसाधन बहुत ज़्यादा है वो अमीर है, जो संसाधन नहीं है वो गरीब है। तो अंधाधुन उपयोग से भाई सब लोग होड़ में लग गए कि किसी तरह हमको ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन मिले, हमको मिले।
इसके चक्कर में किसी के पास ज़्यादा आया और गरीब लोग को तो भाई पावरफुल इतने होते नहीं हैं, उनके पास तो नहीं रह गया भाई, जिससे संसाधन संपन्न संसाधन विहीन में बट गया। आगे पढ़ रहे हैं, आगे आगे। संसाधन के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक मतलब वर्ल्ड, दुनिया, वर्ल्ड पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया। देखो दुनिया में कुछ ऐसे संकट पैदा हुए हैं, जैसे क्या हुआ, जैसे उदाहरण देखते हैं। भूमंडलीय तापमान, ओजोन परत अवक्षय। भूमंडलीय तापमान, जो आज तापमान है ना, धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे तापमान बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? मानव के कारण ही तो बढ़ रहा है। मानव ज़्यादा से ज़्यादा कोयला यूज़ कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा मेथन का यूज़ कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रहा है। सीएफसी गैस का यूज़, सीएफसी गैस नहीं, फ्रिज का इतना यूज़ कर रहा है, उसमें से सीएफसी गैस निकलती है। उससे क्या होता है, ओजोन परत में छेद होता है, ओजोन परत में छेद होता है, फिर उसके बाद अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं, हमारी स्किन पे लगती हैं, उसके बाद स्किन खराब हो जाती है। पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण तो होता ही होता है। बहुत जन मनुष्य, जितना मानव ने पर्यावरण प्रदूषण कर दिया उतना किसी ने नहीं किया, मानव ने ही तो किया। भूमि निम्नीकरण। अब भूमि निम्नीकरण एक बार फिर से बता दे भाई, भूमि की गुणवत्ता, भूमि की उर्वरक क्षमता का कम होना भूमि निम्नीकरण कहलाता है। नीचे देखते हैं, यही संकट पैदा हुआ, यही संकट। पढ़ लेना एक बार खुद से पढ़ोगे ना तो एकदम अच्छे से समझ में आएगा, अच्छे से, जैसे हम रटे हुए हैं एक एक लाइन, वैसे आपको रट लोगे एकदम। मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधन का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। भाई जब तक संसाधन सबको बराबर नहीं मिलेगा तब तक ये समाज में बराबरी कहाँ आएगी। सब कहते हैं समाज में इक्वालिटी लाओ, बराबरी लाओ, कैसे आएगी जब संसाधन बटे ही अलग तरीके से हैं, कहीं ज़्यादा कहीं कम, तो घंटा बराबरी आएगी। यदि कुछ ही व्यक्तियों तथा देशों द्वारा संसाधन का वर्तमान दोहन जारी रहता है तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। हाँ भाई, पड़ तो सकता ही है। ओजोन परत में छेद हो गया, बहुत बड़ा दिक्कत आ गया, पर्यावरण प्रदूषण तो हो ही गया है। इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधन के उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है। भाई संसाधन का उपयोग करो, अरे ये ईयरफोन निकल गया, उपयोग करो, उसके लिए एक योजना बनाओ कि हाँ ऐसे यूज़ करना है, उसका एक तालिका, एक चार्ट बनाओ कि हाँ यहाँ ये संसाधन है, यहाँ ये संसाधन है, यहाँ इसका यूज़ करेंगे, यहाँ इसका यूज़ करेंगे, यहाँ ये संसाधन पहुँचाएंगे, ऐसे करो। सतत अस्तित्व सही, हाँ देखो, इसलिए हर तरह जीवन अस्तित्व बनाए रखने के संसाधन का उपयोग योजना अति आवश्यक है। सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोषणीय विकास का ही हिस्सा है। अच्छा, सतत पोषणीय विकास, देखो संसाधन का ऐसा उपयोग ताकि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता तो की पूर्ति के साथ साथ, सतत पोषणीय विकास का हम डिफिनीशन बता रहे हैं, संसाधनों का ऐसा उपयोग हो जिससे वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता पूर्ति हो सकती है, मतलब वो भी विकास कर सके, वर्तमान में हमारा विकास हो। हम संसाधन का इस तरह उपयोग करें कि वर्तमान में इस समय जो हमारा विकास हो रहा है ना वो भी हो, और जब आने वाली पीढ़ी जब आगे 15-20 पीढ़ी और आगे जब आए तो वो भी उसका उपयोग करके विकास कर सके। 15-20 नहीं, तब भी थोड़ा बहुत तो आ ही सके ना। हाँ, सतत पोषणीय विकास डेफिनेशन बताए। सतत पोषणीय विकास, आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो। वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों के आवश्यकताओं की अवहेलना न करे। तो देखो, विकास ऐसा विकास हो कि पर्यावरण को, हमारे जो पर्यावरण है उसको कोई नुकसान ना हो। और वही जो हम आगे बताए कि वर्तमान विकास की प्रक्रिया, जिस तरह हम आज विकास कर रहे हैं, वो भविष्य के लिए ऐसा ना हो कि भविष्य के लिए विकास ना हो सके उससे। वो जिस तरह जैसा हम विकास कर रहे हैं वो जरिया ही खत्म हो जाए वो विकास का। तो वही है कि भविष्य के पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना, मतलब उसको रोके ना। अब देखो इसके लिए क्या क्या किया गया है, कुछ कार्यक्रम किए गए हैं ताकि ये दिक्कतें देखी गई, तो कुछ कार्यक्रम किए गए। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन, ये भाई कंपटीशन में हो तो बहुत ही ज़रूरी है, और यूपी बोर्ड वालों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। हर किसी के लिए चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992, रट लो 1992। जून 1992 में 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन एकत्रित हुए। तो देखो, रियो डी जेनेरो ब्राजील में था, रियो डी जेनेरो में हुआ था। इसमें क्या हुआ कि 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष थे
और प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, ये प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, उसमें एकत्रित हुए। सम्मेलन में आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण, जो भी हम देखे थे ना, ओजोन परत में छेद हो गया और पर्यावरण प्रदूषण हो गया, और ओजोन परत में पर्यावरण प्रदूषण हो गया और भी जो होगा, तो रियो डी जेनेरो सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया। सामाजिक आर्थिक विकास की ये इसका मतलब हम समझा रहे हैं, देखो सामाजिक आर्थिक विकास वाला अभी हम समझा रहे हैं, डोंट वरी। देखो हमने क्या पढ़ा था कि संसाधन क्या बना, समाज संसाधन संपन्न और संसाधनहीन में बट गया, संसाधन विहीन में बट गया, यानी अमीर गरीब में। तो इसीलिए ये किया गया ताकि जो अमीर गरीब वाला जो दिक्कत है वो दूर हो सके, इसलिए ये सम्मेलन हुआ। इस आगे देख रहे हैं, आगे इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधताओं पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया, और क्या किया, रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांत में क्या किया गया, कहा गया कि एक देश में कि वहां के क्षेत्रफल का 33% पर वन होना चाहिए, वन होना अनिवार्य है। ये ईयरफोन फिर निकल गया। 21वीं शताब्दी में सतत पोषण विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति की गई कि 21वीं शताब्दी तक भाई सतत पोषण विकास होगा, चालू हो रहेगा। सतत पोषण विकास पहले बताए, जिससे पर्यावरण को नुकसान ना हो एंड वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की अवहेलना न करे। एजेंडा 21, अभी एजेंडा 21 क्या है, यह घोषणा है। घोषणा कहाँ की गई थी, ये घोषणा रियो डी जेनेरो सम्मेलन में की गई थी, जिसमें 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। इनका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना, वही सेम चीज, भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास। यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं और सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार, देखो इसमें क्या था भाई कि सब लोग इसमें सहयोग दें, सभी देश इसमें सहयोग दें, और सहयोग विश्व में पूरे सहयोग दें, और विश्व में पूरे सहयोग के द्वारा क्या हो, पर्यावरणीय जो क्षति होती है, जो गरीबी है, संसाधन विहीन में बट गया समाज, और पर्यावरण में क्षति, जो ओजोन परत में छेद हुआ, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा, और ये क्या पर्यावरण में जो पर्यावरण प्रदूषण, तो और रोग फैल गए ज़्यादा, तो इन सबसे निपटाना है। पूरा कनेक्शन इस चैप्टर से ही है, बैक पीछे जो हम लोग पढ़े हैं, और हम आपको जोड़ के बताएंगे, एक भी कंफ्यूजन नहीं रहने वाला। जैसे नाम रखा है चैनल का डीपली स्टडी, वैसे डीपली पढ़ाएंगे, डोंट वरी, पूरा कंफ्यूजन खत्म कर देंगे हम। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। स्थानीय निकाय मतलब स्थानीय लेवल पर, छोटे लेवल पर सब लोग भाई अपना एजेंडा 21 तैयार करें, छोटे लेवल पर। अब आ गया संसाधन नियोजन, पानी पी ले भाई, पानी। संसाधन नियोजन, संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। विवेकपूर्ण यानी कि भाई बुद्धि से बढ़िया सोच समझ के संसाधन का उपयोग करो, यही भाई नियोजन की एक रणनीति है। इसलिए भारत जैसे देश में जहां संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, विविधता मतलब भाई कहीं संसाधन बहुत ज़्यादा है तो कहीं बहुत कम है, कहीं कोयला है तो कहीं रेत ही रेत है। जैसे कि देखो झारखंड में, छत्तीसगढ़ में क्या है, कोयला बहुत है, वहाँ पे क्या किसकी कमी है, वहाँ पे कमी है टेक्नोलॉजी की। और अभी और दो तो पढ़बे किए, वहाँ पे राजस्थान में सौर ऊर्जा की बहुत ज़्यादा वो है, लेकिन यूज नहीं हुआ है, तो वही चीज़ लिखा है इसमें। और यह और भी महत्वपूर्ण है, यहाँ ऐसे देश भी हैं जहाँ एक तरह के संसाधन की प्रचुरता है, और हम जो पढ़ाते हैं, जो बोलते हैं, वो आगे उसी लाइन में हमें मिल जाता है। एक तरह की प्रचुरता है, परंतु दूसरे तरह के संसाधन की कमी है, अभी हम बता चुके हैं आपको। कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधन की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर है। हाँ, कुछ ऐसे प्रदेश हैं जो आत्मनिर्भर हैं, जैसे कि भाई
हमारे इधर देख लो, उत्तर प्रदेश साइड में देख लो, और पंजाब हरियाणा, इन सब में भले बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं है, लेकिन तब भी आत्मनिर्भर है उन सब के मामले में। कुछ ऐसे भी प्रदेश है जहां महत्वपूर्ण संसाधन की अत्यधिक कमी है। उदाहरण झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार है। हाँ, वहां पे प्रचुर भंडार है। अरुणाचल में जल संसाधन के प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अरुणाचल में क्यों? क्योंकि वहां पे बारिश बहुत होती है। परंतु मूल विकास की कमी है। जैसे विकास होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधन की बहुतायता है, लेकिन जल संसाधन की कमी है। लद्दाख का शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों से अलग थलग पड़ता है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है, परंतु यहाँ जल, आधारभूत अवसंरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। लद्दाख भैया बहुत बढ़िया, टहलने वाली बहुत बढ़िया जगह है, वह बहुत बढ़िया टहलने वाली जगह, इसलिए लिखा है सांस्कृतिक विरासत का धनी है। शायद हम इतना सांस्कृतिक विरासत का धनी, ये थोड़ा कन्फ्यूजन है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। भाई राष्ट्रीय स्तर पर, एक तो देश के स्तर पर, प्रांतीय हर राज्य के स्तर पर, प्रादेशिक स्तर पर, स्थानीय हर स्थानीय स्तर पर भी, जिले के स्तर पर मान लो, स्थानीय स्तर पर भी संसाधन को संतुलित नियोजन की आवश्यकता है। ऐसा नहीं होना, क्यों भाई? देखो, कहीं संसाधन बहुत ज्यादा है तो कहीं बहुत कम है, ये अच्छी चीज नहीं है भाई। सब जगह बराबर संसाधन होना चाहिए। तो वही चीज लिखा है, आगे पढ़ रहे हैं, आगे भारत में संसाधन नियोजन। अब लिखा है भारत में संसाधन नियोजन किस प्रकार किया गया है, ये बताया गया है। संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है, इतना इजी नहीं है कि एकदम बस ऐसे नेट पे गए, कैलकुलेटर खोले, नेट पे कैलकुलेटर, अरे नेट पे गए ऐसे कहे संसाधन नियोजन कर दो बस वो हो गया, ऐसा नहीं होने वाला। जिसमें निम्नलिखित सोपान है, लेवल है, लेवल कहते नहीं, जब हम गेम खेलते हैं तो लेवल 1 लेवल 2, वैसे ही सोपान है। का नंबर का, देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधन की पहचान कर उसकी तालिका बनाना, तालिका मतलब चार्ट। इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, क्षेत्र में जाकर के उसका हम लोग सर्वेक्षण करें, सर्वेक्षण करना यार मतलब जांच पड़ताल करें। मानचित्र बनाना, मैप बनाए ना, मैप बनाए कि हाँ यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे कम। और संसाधनों के गुणात्मक और मात्रात्मक अनुमान लगाना कि हाँ उसका गुण इतना अच्छा कब तक बना रहेगा और उसकी मात्रा वहाँ तक कब तक रहेगी, कब खत्म होगा, इसकी अनुमान लगाना। वह मापन करना, अनुमान ही लगा सकते हैं, ऐसा तो है नहीं कि एकदम डेट फिक्स है, लिख के आया है वो कि हम इस दिन एक्सपायरी डेट हो जाएगी, हम इस दिन खत्म, इसलिए अनुमान लगाया जाता है। संसाधन विकास योजनाएं लागू करना, भाई कुछ योजनाएं लागू करो, संसाधन विकास योजनाएं कि हाँ सरकार लागू करे, के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, कौशल। अब ऐसे थोड़ी लागू हो जाएगा, उसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, कुछ कौशल होना चाहिए, संस्थागत नियोजन ढांचा, संस्थागत संस्थाएं होनी चाहिए, तैयार करना। संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित करना। जो संसाधन विकास जो योजनाएं हैं और जो राष्ट्रीय विकास योजनाएं हैं, राष्ट्रीय, जब दोनों को जब एक साथ करोगे, एक साथ लेकर चलोगे, तब जाकर के नियोजन होगा संसाधन का। स्वाधीनता मतलब आजादी के बाद भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रयास किए गए। इसके लिए भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, प्रथम पंचवर्षीय योजना बनाया ताकि ये संसाधन आराम से सबको मिल सके। वैसे अब पंचवर्षीय योजना बंद हो गई है शायद। किसी क्षेत्र में विकास के लिए संसाधन की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में तदनुरूपी परिवर्तन के अभाव से मात्रा संसाधनों की उपलब्धता से ही विकास संभव नहीं है। किसी क्षेत्र में विकास के लिए संसाधनों की, भाई अगर जो चाहते हो कि कोई देश विकास करे तो किससे होगा, जब वहां पे संसाधन होंगे। और संसाधन होना ही आवश्यक नहीं, उसके लिए टेक्नोलॉजी भी तो हो, निकालने के लिए टेक्नोलॉजी भी तो हो, यूज करने की टेक्नोलॉजी भी तो हो। इसलिए भाई भारत आज पीछे है। क्यों पीछे है? क्योंकि यहाँ पे संसाधन भी है, टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है, बहुत खराब टेक्नोलॉजी है। और दूसरे देश में देखो, वहाँ पे दूसरे देशों में भाई टेक्नोलॉजी अच्छी है, वहाँ पे इसलिए ज़्यादा वहाँ पे
वो देश विकसित है। संस्थाओं में तदनुरूपी परिवर्तन के अभाव में मात्रा संसाधनों की उपलब्धता सही विकास ये वही चीज लिखा है, वही लाइन हम इजी में समझा दिए। देश में बहुत से क्षेत्र हैं जो संसाधन समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उतने गरीब हैं बेचारे। संसाधन संपन्न है, झारखंड वारखंड देख लो संपन्न है, लेकिन कहीं ना कहीं गरीब है, मतलब गरीब ही नहीं है, मतलब पिछड़े प्रदेशों की गिनती में आते हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे प्रदेश है जो संसाधन की कमी है, संसाधन उसमें वहां इतना नहीं है, फिर भी आर्थिक रूप से विकसित है। अब ये आप पढ़िएगा। उपनिवेश का इतिहास हमें बताता है, जब हमारा देश गुलाम था तब हमें बताता है कि उपनिवेशों में संसाधन संपन्न प्रदेश विदेशी आक्रमणकारी के, देखो मोहम्मद गौरी गजनवी सब क्या आए, ये सब किस लिए आए थे? मंदिर को लूट के लेके गया था, वो काहे ले गया था? संसाधन तो लूट के गया था। तो ये लोग वही अटैक करते हैं जहां भाई संसाधन इन लोग को मिले। संसाधन को इंग्लिश में रिसोर्सेस के लिए प्रमुख आकर्षण रहे हैं। उपनिवेशकारियों देशों ने बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे उपनिवेशों के संसाधन का शोषण किया। देखो अंग्रेजों ने क्या किया था ना, हमारे भारत में तो टेक्नोलॉजी थी नहीं इन लोग के निकालने की, संसाधन को निकालने की जमीन से, लेकिन अंग्रेजों के पास थी। वो लोग आए बढ़िया टेक्नोलॉजी से हमारे संसाधनों को निकाल के लूट लिए, शोषण किया, मतलब वही अपना आधिपत्य स्थापित किया। अतः संसाधन किसी देश किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब वहां उपयुक्त प्रौद्योगिकी और विकास और संस्थागत परिवर्तन किए जाए। भाई टेक्नोलॉजी हो, विकास थोड़ा डेवलप हो टेक्नोलॉजी, और संस्थागत परिवर्तन, जो संस्थागत जो पुराने तरह से जो उपयोग हो रहा है वो नया नया करो भाई। उपनिवेशों के विभिन्न चरणों में भारत ने इन सब का अनुभव किया है। हम लोगों ने किया, हम लोग थे क्या गुलाम थे जब देश नहीं थे, मतलब किया। पढ़ेंगे हिस्ट्री तो समझ में आ जाएगा। अतः भारत में विकास समानतः तथा संसाधन विकास लोगों के मुख्यतः संसाधन की उपलब्धता पर ही आधारित नहीं है। जो विकास है सिर्फ संसाधन की उपलब्धता पर ही जरूरत नहीं है, बल्कि प्रौद्योगिकी और मानव संसाधन की गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभव का भी योगदान रहा है। भाई ऐतिहासिक अनुभव हम लोग किए कि हाँ संसाधन इसलिए वो लोग ज़्यादा आगे गए क्योंकि टेक्नोलॉजी थी। समझ लिए कि हाँ टेक्नोलॉजी ज़रूरी है, हम लोग इसे समझ लिए, सीख लिए, तो इससे हमें कुछ सीख मिलती है। हम एक ही बात आपको कई बार समझा चुके हैं, मतलब समझा क्या चुके हैं, इसमें वही बात आती रहती है, तो हम क्या करें। संसाधन का संरक्षण मतलब बचाना, बहुत जो अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं उसको थोड़ा संरक्षण करो। संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर से वही चीज आया, अभी बताएंगे, हम बता चुके हैं। परंतु संसाधन का विवेकहीन उपयोग, अब देखो विवेकहीन मतलब नकारात्मक शब्द है एक, बुद्धि से हीन उपयोग करोगे तो अति उपयोग या अति उपयोग के कारण कई सामाजिक और आर्थिक और पर्यावरणिक समस्याएं पैदा हुई हैं। सामाजिक आर्थिक हम बताए थे, संसाधन संबंध, संसाधन विहीन, ये सब पर्यावरणीय ओजोन परत में छेद, ये सब कनेक्ट कर दिए, फिर से दोबारा वही ले जा करके हो सकती है। इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। भूतकाल से ही संसाधनों का संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विषय रहा है। बस ये चिंता का विषय ही रहा है, बस और कुछ नहीं रहा है। बस चिंता 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 करते रहे हैं, कुछ किए नहीं है। उदाहरण के लिए गांधी जी ने संसाधन का संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त की है कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन उनकी लालच की संतुष्टि के लिए कुछ नहीं है। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। भाई अगर आप कहो कि भाई हमको आवश्यकता है, आपको ज़रूरत है, तो आपको संसाधन मिलेगा, लेकिन आप लालच कर रहे हो कि हमको सारा संसाधन दे दो, तो भाई ये नहीं हो सकता। उनके अनुसार विश्व के स्तर पर संसाधन ह्रास के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति अथवा आधुनिक प्रौद्योगिकी और शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। लालची और स्वार्थी व्यक्ति जिम्मेदार हैं, नेता लोग जिम्मेदार हैं, मतलब जो लालची है वो लोग जिम्मेदार है भाई, जो ज़्यादा उपयोग कर लिया। वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध है, अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध है भाई, अत्यधिक उत्पादन मत करो। वैसे अत्यधिक उत्पादन करने से दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है, उसका दाम घट जाता है हर चीज़ का, ज़्यादा उत्पादन कर दोगे तो। लेकिन यहाँ पे हाँ अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे। इसके स्थान में बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन की पद्धति की, सभी लोग मिलकर के उत्पादन करें। ये क्या है भाई, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित
तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की। तत्पश्चात 1974 में सुभेसर ने अपनी पुस्तक स्माइल इज ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी के दर्शन पर एक बार फिर पुनरावृत्ति की। अरे संसाधन संरक्षण पर क्लब ऑफ रोम ने ऐसा बुक लिखी। लास्ट में बस कंक्लूजन यही निकलेगा कि सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा दिया गया। लास्ट में कंक्लूजन यही है। 1987 में, अब ये जरूरी है, अगर कंपटीशन के लिए हो, चाहे यूपी बोर्ड के लिए हो, चाहे किसी भी बोर्ड के लिए हो, ये लाइन याद करनी जरूरी है। 1987 में ब्रंटलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण के मूलाधार योगदान किया गया। इस रिपोर्ट ने सतत पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की, वही बताए थे, और संसाधन संरक्षण की वकालत की। यह रिपोर्ट बाद में साझा भविष्य शीर्षक से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण योगदान रियो डी जेनेरो ब्राजील 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में किया गया। अभी हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। भू संसाधन, भू मतलब भूमि, संसाधन, भूमि भी तो एक संसाधन है भाई। इस पर ही हम लोग आर्थिक कार्य करते हैं, इस पर ही हमारे उद्योग स्थापित है, घर स्थापित, इस पर ही हम लोग यातायात हमारा चल रहा है, इस पर ही हम लोग रह रहे हैं। अरे बहुत जरूरी है भू संसाधन। हम भूमि पर रहते हैं, वही चीज, और इस पर अनेक आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं और भूमि रूप में इनका उपयोग करते हैं, विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करते हैं। अतः भूमि एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, परंतु वनस्पतिक, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित हैं। परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है भाई, सीमित है, लिमिटेड, अनलिमिटेड नहीं, सीमित है। इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए। सीमित है भैया, ऐसा नहीं कि भूमि का आप हमेशा बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड है, जब चाहे तब भूमि बनती रहेगी, ऐसा नहीं है। जैसे भूमि को बनने में भी बहुत समय लगता है, समझे ना। इसलिए इसको योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। भूमि का निम्नीकरण कर दो, देखो भूमि इतना जल्दी वो बोने लायक नहीं रह जाएगी, तुरंत नहीं बो पाओगे, उसके लिए भी टाइम लगेगा। बाद में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां भाई बहुत प्रकार की है ना। जैसे कहीं पर्वत हैं और पर्वत को कहीं काट दो, बीच से मान लो काट दिया गया तो पठार बन गया। पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप पाए जाते हैं। लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है, 43% भू क्षेत्र मैदान है। और कृषि, जो कृषि मैदान पर क्या होगी, मैदान पर आराम से कृषि होगी और उद्योग के लिए, विकास के लिए सुविधाजनक है भाई। वहां मैदान जहां बराबर है भूमि, वहीं तो उद्योग स्थापित होंगे, सीधा सीधा। पर्वत पूरे भू क्षेत्र के 30% है, हाँ 30% है। वे कुछ 12 मासी नदियों के प्रवाह से सुनिश्चित करते हैं। पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है। पर्यटन क्या है, पर्यटन विकास, वहां जब भाई पर्यटन मतलब जहाँ पे भाई लोग घूमने टहलने आते हैं, विकास के लिए विभिन्न परिस्थितियां प्रकट करता है। विकास भाई, उससे भी भाई हमें विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। जब आते हैं लोग, टिकट खरीदते हैं तो विदेशी मुद्रा हम लोग ज़्यादा उनसे, पर्यटन बाहरी लोगों से लेते हैं पैसा, तो इसलिए वो भी किसी ना किसी प्रकार से विकास करता ही करता है। देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% पठारी क्षेत्र है। 27% पठारी क्षेत्र, 30% क्या है, पर्वत है। और देखो पर्वत पे लोग ज़्यादा घूमने जाते हैं, बढ़िया। और 43% मैदान है। इस क्षेत्र में खनिज, देखो पठार में क्या मिलता है, खनिज मिलता है, जीवाश्म ईंधन, वनों का अपार संचय होता है। ये देखो मैदान 43% ये दिया है। पठार ये आप देख सकते हो, समझ सकते हो आराम से। अभी कितना बचा है ये आप देख के समझ लेना, अभी वरना टाइम लग जाएगा। हम डिटेल में पढ़ाने के चक्कर में थोड़ा लंबा पढ़ा देते हैं दोस्तों, तो इस पर थोड़ा आप बस पढ़ते रहो, नॉलेज लो, नॉलेज इज एवरीथिंग। भू उपयोग, भूमि संसाधन का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों से किया जाता है भाई। कुछ लोग वन में करते हैं, वन 33% होना अनिवार्य है, लेकिन शायद अभी 21-22% ही है। कृषि के लिए इसका उपयोग करते हैं। कृषि के लिए क्या, बंजर कुछ भूमि है, बंजर है, कृषि अयोग्य भूमि। गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई भूमि, जैसे इमारती लकड़ी, ये सब हो गया। लकड़ी, इमारती लकड़ी, सड़क, ये ईयरफोन खुल गया, उद्योग इत्यादि। पड़ती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि, स्थायी चारागाह और अन्य गोचर भूमि, विविध वृक्षों, फसलों के लिए अधीन भूमि, ये सब कृषि में आती है।
कृषि योग 5 ये सब आप पढ़ लीजिएगा आराम से, बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आएगा ही नहीं एग्जाम में। पड़ती भूमि भाई जहाँ पर कृषि नहीं होती, जो पड़ती पड़ी रहती है एकदम बेकार भूमि, जहाँ निम्नीकरण भी ज़्यादा उत्पादन भी नहीं हो पाता। पड़ती भूमि जहाँ कृषि उससे एक वर्ष से खेती ना की गई हो, वही पड़ती भूमि। ये आप पढ़ लीजिएगा इतना, लो हम पढ़ ही रहे हैं। वर्तमान पड़ती भूमि के अतिरिक्त अन्य पड़ती भूमि 1 से 5 वर्ष जहाँ कृषि ना की गई हो। शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र जहाँ पे भाई बढ़िया बोया जाता है, वह कृषि क्षेत्र वर्ष में 1 से अधिक बार बोए गए हों, 1 से अधिक बार, 2 बार, उसको कहते हैं शुद्ध बोए गए निवल क्षेत्र। अब देखते हैं भारत में भू उपयोग प्रारूप। भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे भू आकृति आ गई, जलवायु और मृदा के प्रकार तथा मानवीय प्रकार जैसे जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता। तत्वों को करने वाले भौतिक कारक कुछ भू आकृति हैं भाई, जलवायु हो गया, मृदा के प्रकार तथा मानवीय कारक, जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, सांस्कृतिक परंपरा इत्यादि। भाई भू आकृति कैसी है आपकी, कैसी वहाँ की मिट्टी क्या कैसी है, ये सब तो इसको भाई यही लोग डिपेंड करता है कि वहाँ पर कैसी जलवायु है, मृदा है, इन सब पर डिपेंड करता है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, लाख मतलब 200 वर्ग किलोमीटर है। हम पूरा एकदम बता दें डिटेल में, परंतु इसके 93% भाग के ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध है। लेकिन यहाँ पे केवल 93% ही भू आंकड़े उपयोग, पानी नहीं पिए इसलिए थोड़ा सही नहीं बोल पाते, तो पानी पी ले 2 मिनट बस। क्योंकि पूर्वोत्तर भारत में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों में सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी नहीं है। भाई वहाँ पे पूर्वोत्तर भारत में असम के बारे में जानकारी इतनी नहीं है, उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों में भूमि का उपयोग सर्वेक्षण भी नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर में जो पाकिस्तान वाले इलाके में आता है, जो POK बोलते हैं, वहाँ पर भी इसके बारे में इतना डिटेल नहीं है, उसके बारे में जानकारी नहीं है। स्थायी चारागाह के अंतर्गत भी भूमि कम हुई है, जो चारागाह के लिए भी भाई भूमि कम हुई है। पशुधन की इतनी बड़ी संख्या के लिए चारा उपलब्ध कराने में कैसे असमर्थ होंगे भाई, अब इतना भूमि कम है तो कैसे हम लोग, पशुधन इतने ज़्यादा है भारत में, कैसे उन लोग को चारा दिलाएंगे और इसके क्या परिणाम होंगे। वर्तमान भारत के अतिरिक्त अन्य पड़ती भूमि अनुपजाऊ है। वर्तमान पड़ती भूमि के अतिरिक्त अन्य पड़ती भूमि अनुपजाऊ है, वहाँ पे कोई चीज़ उपजाई नहीं जा सकती। इन पर फसलें उगाने के लिए कृषि लागत बहुत ज़्यादा है, अगर उगाना है तो कृषि लागत बहुत ज़्यादा है। कैसे ज़्यादा है, अब सोचो कैसे ज़्यादा है भाई, क्योंकि भाई उसमें बहुत उर्वरक लगेगा और बहुत सिंचाई लगेगी, तब जाकर के कहीं उत्पादन होगा, इससे भाई पैसा भी तो बहुत लगेगा ना। अतः इस भूमि में 2 या 3 वर्ष में इनको 1 या 2 बार बोया जाता है, 2 या 3 वर्ष में 1-2 बार बोते हैं बस। यदि इसे शुद्ध बोए गए निवल क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है, तभी भारत में कुल सूचित क्षेत्र में 54% हिस्से पर ही खेती होती है। बोर्ड एग्जाम के लिए इतना जरूरी नहीं है ये सब इतना भी। शुद्ध बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत भी विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है। शुद्ध बोए गए जो क्षेत्र है भिन्न भिन्न है। पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है, वहाँ पे 80% भूमि, क्योंकि वहाँ पे भाई थोड़ा पानी वानी ज़्यादा रहता है, पानी वानी बढ़िया नदियाँ रहती हैं, ऊपर से वहाँ क्या है जलोढ़ मृदा है, इसलिए भी कहीं ना कहीं ये भी रीजन है। परंतु अरुणाचल प्रदेश मिजोरम अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम है। बस जल्दी चैप्टर कंप्लीट करा रहे हैं, डोंट वरी। हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1992 द्वारा निर्धारित वनों की अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित है। भाई 33% पर वन होना जरूरी है, लेकिन है नहीं, जिसकी तुलना में वन के अंतर्गत क्षेत्र काफी कम है। देखो बताए थे, वन नीति द्वारा निर्धारित यह सीमा पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। वन क्षेत्रों के आसपास पाए जाने वाले लाखों लोगों की आजीविका इस पर निर्भर करती है। भाई वन के आसपास जो लोग रहते हैं उन लोग की जो आवश्यकता पूर्ति है वो वनों से ही तो होती है। भू उपयोग का एक भाग बंजर भूमि और दूसरा गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई भूमि कहलाता है। बंजर भूमि, देखो एक भाग बंजर भूमि जो बंजर है एकदम यूजलेस, और दूसरा गैर कृषि प्रयोजन में। हो सकता है कि भाई हम लोग कृषि में भी ना लगा हूँ, बंजर भी ना हो, लेकिन कहीं और यूज़ कर लिए हो, उद्योग स्थापित कर लिए हो, घर वर बना लिए हो, होगा कहीं ना कहीं, लगाई कहलाता है।
बंजर भूमि में पहाड़ी चट्टानें, सूखी और मरुस्थलीय। बंजर भूमि में क्या आता है? पहाड़ी चट्टानें आते हैं, सूखे और मरुस्थलीय भूमि शामिल है। गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई भूमि में बस्तियां, सड़कें, रेल लाइन, उद्योग इत्यादि आते हैं। देखो बताए थे ना, गैर कृषि प्रयोजन में बस्तियां, सड़कें, उद्योग आते हैं। लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण और प्रबंधन की अवहेलना करने एवं हम लोग लंबे समय से क्या कर रहे थे? भूमि संरक्षण की अवहेलना कर रहे थे, उसकी प्रबंध करने की भी अवहेलना कर रहे थे। करने एवं लगातार भू उपयोग के कारण लगातार हम लोग भूमि उपयोग करते जा रहे थे, ये नहीं सोच रहे थे उसका निम्नीकरण हो रहा है, हमें और भी कुछ उसका देखभाल करना चाहिए कि कारण भू संसाधन का निम्नीकरण हो रहा है। देखो हो रहा है, इसके कारण समाज और पर्यावरण पर गंभीर आपदा आ सकती है। तो अभी यहाँ तक पढ़ चुके हैं, इसके आगे आधा चैप्टर हो चुका है, आधा से ज़्यादा हो चुका है। एंड कल हम पूरा चैप्टर दूसरे पार्ट में पूरा चैप्टर कंप्लीट करा देंगे। 3 पार्ट में करा देते थोड़ा छोटा छोटा वीडियो रहता है, लेकिन हम सिर्फ 2 पार्ट में पूरा चैप्टर कंप्लीट करा देंगे। एंड मेरी वीडियोज हो सकती हैं थोड़ी बड़ी हो, लेकिन क्यों बड़ी है भाई ये भी तो सोचो। डिटेल में पढ़ाना पड़ता है, एकदम सोच एकदम, ताकि आप एकदम समझ जाओ, एकदम से समझ जाओ। आप एक बार अच्छे से पढ़ोगे ना, एकदम समझ जाओगे। तो प्लीज़ समझ में आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। एसटीडी डीपली चैनल को सब्सक्राइब करें यार, हमें पढ़ाना अच्छा लगता है इसलिए आपको पढ़ाते रहते हैं, तो थोड़ा सपोर्ट भी करो। एसटीडी डीपली चैनल को सब्सक्राइब करें और व्यूवर्स में मत जाना, व्यूज़ कम है, आई नो कम है, क्योंकि भाई हमारा चैनल न्यू है इसलिए व्यूज़ कम है। और अगर आपने देखा है तो कमेंट में प्लीज़ बताइएगा, पढ़ के बड़ा मज़ा आता है हमको पढ़ के कि कोई मेरा वीडियो कोई तो देखा। तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय बाय, मीट टू यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय बाय।